सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ बेंजीन और हकल्स रूल। पिछली दो वीडियो में हम एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर और ऑर्बिटल पिक्चर और रेजोनेंस ऑफ बेंजीन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये वीडियो होने वाली है डेडिकेटेड एरोमेटिक कैरेक्टर और हकल्स रूल पर। तो मैं गाइस आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ कि जो बेंजीन है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वो बेंजीन ही है। और बेंजीन पर आपने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा लिए, जैसे OH लगा दिया, CN लगा दिया, SO3 लगा दिया। इन्हीं सब में आपने सब्स्टिट्यूट कर करके इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ा है। तो बेंजीन हमारी एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक क्या होती है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये इस वीडियो में हम लोगों को पता चलेगा। तो गाइज पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एक्सप्लोजिव होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेबल होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन, इन्फ्लेमेबल, रिएक्टिव, वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो एरोमेसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी एरोमेसिटी प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन हो गया, हम लोग खाली बेंजीन पे नहीं, अब हम लोग बात करेंगे हर एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि वो बेंजीन भी हो सकता है, नेप्थॉल, फिनॉल, क्रिसॉल, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ये चार प्रॉपर्टीज तो फॉलो करता ही है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो गाइस आपने देखा होगा, अगर बेंजीन को स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें ये, तो आप देखेंगे जो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़ के एक, जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर उसको छोड़ के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ के सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, और फिर इसको छोड़ के सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अल्टरनेट पोजिशन में है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा होता तो उसमें एरोमेसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद ठीक जस्ट फिर से डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ तो इसके बाद जस्ट वो बगल में डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो हर एरोमेटिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। फिर गाइस है अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस मैं बताता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है तो वो होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से वो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, और उस रेजोनेंस की वजह से वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। और उस स्टेबिलिटी के कारण वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वो ना ही कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रीफर करते हैं, ना ही एडिशन रिएक्शन प्रीफर करते हैं। वो सिर्फ प्रिपेयर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मान लें कि जब हम लोग कोर्स में अपने आगे जाएंगे तो हम लोग खाली बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन में इतनी कम होती है कि हम उनके बारे में पढ़ते ही नहीं है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो प्रीफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपका थर्ड पॉइंट है वेरी स्टेबल। अगर आप तो अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि एरोमेसिटी की वजह से, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, वो काफ़ी स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक जगह फिक्स्ड नहीं कि ये नहीं, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड इधर। तो जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यू इस पे मूव कर रहे हैं, और इस मूवमेंट के बाद कारण होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से मिलती है स्टेबिलिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड बाकी कंपाउंड से काफ़ी स्टेबल होते हैं। मतलब कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, लेकिन वो, और ये भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो जितने भी कार्बन है ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये होता है कि कार्बन में डबल डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड से जो रिलेटेड होते हैं उससे कहते हैं sp2। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं sp3, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं sp।
तो जो बेंजीन में अपना है वहाँ पे डबल बॉन्ड है, और हर मींस कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से सारे जो आपके कार्बन होते हैं बेंजीन, जो मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के, वो सारे कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो गाइस एरोमेसिटी की प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, लेकिन अब हमने उसकी क्राइटेरिया देखनी है कि किस क्राइटेरिया के अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है। मतलब कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को यूँ नहीं बोल देते हैं कि ये एरोमेटिक है, या अगर हमने किसी ने हमें फिनॉल दे तो हम लोग यूँ नहीं बोल देंगे इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है ये तीनों रूल्स अच्छे से फॉलो करें। पहली बात तो वो साइक्लिक होना चाहिए, जैसे फिनॉल हो गया या कोई भी कंपाउंड हो गया, उसको साइक्लिक मतलब कि कोई ऐसे स्ट्रेट चेंज में नहीं चलेगा काम, चलेगा अपना काम साइक्लिक में। साइक्लिक ऐसा हो सकता है, पेंटागोनल शेप में हो सकता है, हेक्सागोनल शेप में हो सकता है, जिस स्ट्रक्चर में चाहिए उस स्ट्रक्चर में हो सकता है। बस क्राइटेरिया ये है इसमें कि ये साइक्लिक होना चाहिए, ये ओपन चेन नहीं होनी चाहिए। सो गाइस इसके बाद होता है कि p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए। तो अगर आप लोग बेंजीन को एक बार ध्यान से देखें तो अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएं, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, तो ये जब आपके हो गए p ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं, ये डंबल शेप में p ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो सारे कार्बन है ये एक ही प्लेन में है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये इस तरह से प्लेन में जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पाएँ तो इस तरह से कुछ, पहले तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये p ऑर्बिटल्स लगी हैं, और वो सभी p ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं पैरेलल है। ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो ये दोनों ही पैरेलल हैं। तो ये तो, और एक ये थर्ड क्राइटेरिया आपकी ये हो गई कि वो सारे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, और जो कार्बन है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर एक ही प्लेन में नहीं है कार्बन तो वो एरोमेसिटी नहीं शो कर सकता। तो इसमें आपका सेकंड पॉइंट ये हो गया कि p ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए, और उनके जो कार्बन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और वो एक प्लेन में होने चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हकल्स रूल। तो हकल्स रूल एक जर्मन साइंटिस्ट थे, हकल उनका नाम था, तो उन्होंने ये रूल को प्रपोज़ किया। तो इस रूल में हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, जस्ट उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिन के। जैसे मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं बताया कि वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कैसा है, नहीं, मैंने आपको उसका बस बता दिया कि आपको कि इसमें इतने पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप उस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये जब हकल्स रूल के द्वारा अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो गाइस जैसे कि देख लेते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता क्या होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच है, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होता है वो कहता है पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या है, इसमें ये नीचे वाला तो सिग्मा लेकिन ऊपर वाला पाई है। तो इस बॉन्ड में ये वाला तो सिग्मा हो गया आपका, ये तो हट गया, ये वाला बॉन्ड बचा जो डबल बॉन्ड था। अब हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 2। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, ट्रिपल बॉन्ड में आ जाइए, ट्रिपल तो ये लगा तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये तो हट गया। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, और हर पाई बॉन्ड में होते कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई बॉन्ड है, 2 × 2 4। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। तो बेंजीन को देखते हैं, क्योंकि हम लोग बेंजीन को ही स्टडी करेंगे, तो उसी को पहले देख लेते हैं कि ये रहा। तो ये इसमें पाई बॉन्ड हो गए। तो अगर हम जो देखें, ये जो मैंने 3 बॉन्ड बनाए हैं यही पाई बॉन्ड होता है जो डबल बॉन्ड को बनाता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 होंगे, हर बॉन्ड में 2 होते हैं, इधर 2, इधर 2 और इधर 2। तो अगर हम लोग टोटल गिन लें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस मेथड से मैंने आपको बताया कि इस मेथड से आप किसी भी कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बस उसके डबल बॉन्ड्स देखिए, जितनी उसमें डबल बॉन्ड्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो लगाइए और फिर उसमें कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में एक और दिखा देता हूँ। ये कंपाउंड हो गया ऐसा, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और इसमें कितने हैं? 2, तो हो गए इसमें मिला के 4। तो ये इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं 4n+2। सो जब 4 अब जो हमारा x है 4n+2, जो इसकी वैल्यू आएगी, जो x है वैल्यू, वो होनी चाहिए उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, जितने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको जब हम लोगों ने थोड़ा सॉल्व किया तो 2 को इस साइड भेजा तो 4n आ गया x-2 और n आ गया अपना x-2 अपॉन 4। अब ये जो n है, ये जो n की वैल्यू है, ये होनी चाहिए होल नंबर। मीन्स ये 1.5, 2.5 ऐसे नहीं हो सकती है। इसे होना चाहिए या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए। मीन्स ये इंटीजर होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे 0.1 का नहीं सिस्टम चलता है, या तो 3 आए या 4 आए, इस तरह से आए तो वो जो कंपाउंड है, अगर n की वैल्यू इन नंबर्स में से आई तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है, वरना नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया, बेंजीन में अपने कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। तो 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 6, तो 6 डाला। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4n की वैल्यू क्या आएगी? 6 - 2। 4n कितना आया? 4n की वैल्यू क्या आई? ये 4 कट गया तो n की वैल्यू आई 1। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हकल रूल को फॉलो करता है बेंजीन, और ये हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू है वो आई है एक इंटीजर। अगर हम लोग नैप्थॉल की बात कर ले, नैप्थॉल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो इस तरह से होता है। मैं नैप्थॉल के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग खुद आपसे ट्राई कर सकते हैं इसको, अलग अलग कंपाउंड्स को बना के। तो ये होता है नैप्थॉल का स्ट्रक्चर। तो ये है आपका नैप्थॉल, जिसमें 2 बेंजीन रिंग लगी है और ऊपर OH ग्रुप लगा है। तो नैप्थॉल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, अपने कपड़े में लगा देते हैं ताकि उसमें कोई चूहा वूहा ना फंसे। तो अगर हम लोग इसके पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2, इधर 2 और इधर 2, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो पाई बॉन्ड कितने हैं अपने? पाई बॉन्ड कितने हैं अपने? 5 है। और हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 5 × 2 = 10। तो हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमने फिर से इसको 4n+2 में पुट किया। 4n+2 = 10। ओके, तो 4n की वैल्यू निकाले। 10 - 2, 4n की वैल्यू क्या आई? 8 आई। n की वैल्यू क्या आई? आपकी 2 आई। तो ये 2 क्या है? ये 2 है एक इंटीजर। तो अब आप लोग ये मैथमेटिकली कह सकते हैं कि ये जो नैप्थॉल है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। बस इतना ही सा है हकल्स रूल, और इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मैथ वैथ नहीं है। बस आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनना आना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे गिनना है? जितने भी बॉन्ड्स हैं, जिसमें पाई, जितने भी डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनको कैलकुलेट कर लीजिए। और हर एक बॉन्ड में कितने वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आएगा आपका नंबर आएगा उसको आप यहाँ पे पुट करिए। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्राइटेरिया आपके हो गए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फिर उसमें p ऑर्बिटल्स जो पैरेलल होनी चाहिए, और फिर आपका थर्ड है कि उसमें हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए। थैंक यू।